सबसे पहले आप सभी तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का रखा गया है, आप सभी को जैसे कि पता होगा कि वजीरगंज थाना अंतर्गत ग्राम सुढ़नी में जो घटना घटी है, वो केवल उस परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे जिला के लिए, पूरे राज्य के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। 6 तारीख के रात्रि को एक दलित परिवार के यहाँ, जिस घर में खुशियों का माहौल था, केवल एक जाति आधारित गाना बजाने को लेकर के उसके पूरे परिवार को वर्चस्व रखने वाले, सामंतवादी मानसिकता रखने वाले, जाति मानसिकता रखने वाले कुछ गुंडों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा पूरे परिजन को के साथ बर्बरता तरीके से मारपीट किया जाता है। जिस परिजन में खुशियों का माहौल था, जो जिस घर में उनके परिवार के कई अन्य परिजन बाहर से आए हुए थे, परिवार के रूप में आए हुए थे, उन सभी को भी नहीं छोड़ा गया। लगभग 1 दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल थे और मगध मेडिकल में उनको भर्ती करवाया गया है। अभी भी उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं इलाजरत हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अपराधी तो घटना को अंजाम दे दिए, लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिस वर्दीधारियों के ऊपर, उनके द्वारा जो चूक की गई है, उस चूक के खिलाफ भी हमारी आवाज उठाने का काम किया था। वो चूक ऐसा है कि जब घटना घटी, परिवार के लोगों ने थाना को फोन किया, सूचित किया। वहां के जो थानेदार हैं ओझा गोस्वामी, वो इतना भ्रष्ट और करप्ट व्यक्ति हैं कि वहां के आसपास के गांव में बहुत सारे दारू के भट्टी चलती है, उनके लोगों को अपने थाना में बैठा करके दलाली करने का काम करते हैं। कुछ वहां के जनप्रतिनिधियों को बैठा करके दलाली करने का काम करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं। वही लोगों के द्वारा ये भी अपराध को अंजाम दिया गया था। और वजह वही रही कि जब थाना को फोन किया जाता है तो थाना कान में तेल डाल के सोए रहती है। तब ये लोग डायल 112 को फोन करते हैं, जानकारी देते हैं, डायल 112 आती है घटनास्थल पे, और जो गंभीर रूप से घायल होते हैं लोग, उनको 4-5 लोगों को अपने साथ बैठाते हैं और बोलते हैं कि थाना को हम सूचित करते हैं, थाना आकर के आप लोगों को भी ले जाएगा। लेकिन देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत ब्लडिंग हो रहा है, कुछ परिजन को लेकर भी थाना गई है, तो हम लोगों को भी धीरे धीरे ही सही हमें थाना तक, हॉस्पिटल तक पहुंचना चाहिए। ये लोग अपने घर से निकलते हैं, घर का, गांव का, और वो जो थाना है या जो अस्पताल है वजीरगंज, वहां की दूरी जो है वो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की है। और वहां पे कोई भी साधन संसाधन आवागमन का नहीं है। ये लोग पैदल ही रात में निकलते हैं, सुनसान एरिया है। वहां पे थाना को सूचना मिलने के बाद फिर थाना भी आती है, थाना का भी एक गाड़ी आता है और उनके कुछ परिजनों को फिर अपने साथ बैठाता है। गाड़ी में जगह होते हुए भी जो पीड़िता हैं, जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला है, उनको हाथ पकड़ के उस थाना के कर्मियों के द्वारा उस सुनसान जगह पे सड़क पे उतार दिया जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ कोई घटना नहीं घटी है, तुम घर वापस जाओ। आप समझिए कि आधी रात में सुनसान जगह पे महिला को जगह रहते हुए गाड़ी में आप उतार दिए, और उसी का परिणाम ये हुआ कि वहां से एक अपराधी के संगत में रहने वाले व्यक्ति जा रहा था। वो देखा कि आनंद पासवान, जो पीड़िता के पति हैं, वो अपने परिवार के साथ थाना को जा रहे हैं। तो ये लोग उन अपराधियों को सूचित करता है कि आनंद पासवान अपने परिवार के साथ थाना जा रहा है। इनके अंदर का जो है अहम जाग जाता है कि हम लोग इतना पावरफुल हैं, हमारे अंदर में थाना रहती है, हमारे अंदर में यहाँ के अधिकारी रहते हैं, और इनकी इतनी हिम्मत कि ये लोग जाकर के हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये लोग वहां पे आते हैं, उनके ये लोग जब देखते हैं कि वो अपराधी हमारे जानकारी दिया हमारा, तो वो लोग पास के प्लांट में जाकर के छिपने का काम करते हैं, हाथ गोड़ जोड़ते हैं। वहां के मुंशी जो रहता है उसको छुपा भी लेता है। ये अपराधी 7 से 8 के संख्या में आते हैं, 10 के संख्या में आते हैं, वहां पे खोजबीन करते हैं, नहीं मिलता है तो उस प्लांट तक पहुंचते हैं जहां वो लोग छिपे रहते हैं। वहां के जो चौकीदार है उसके साथ मारपीट करते हैं और बोलते हैं कि यही छुपा हुआ है। वो चौकीदार भी डर जाता है और गेट खुलने लगता है। तो आनंद पासवान को लगता है कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, तो उसी घर के पीछे छोटा सा एक कोना है, वहां से कूद करके वो भाग जाते हैं।
वो ये सोचते हैं कि मारपीट मेरे साथ करेगा, ये लोग क्या इतना नीचता तक गिर जाएगा कि हमारे पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वो लोग जाते हैं, आनंद पासवान जब नहीं मिलते हैं तो उनके पत्नी के साथ ये लोग सामूहिक दुष्कर्म करने का काम करते हैं, जैसा कि आरोप उनके पत्नी के द्वारा लगाया गया है। बाय नेम वो बोलते हैं कि दो व्यक्ति जब मेरे साथ ये घटना को अंजाम दे रहे थे, हम होश में थे, उसके बाद हम अचेत हो गए, फिर हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने मेरे साथ क्या किया। जब ये पूरे घटना करने के बाद वो लोग निकल जाते हैं धमकी दे करके कि अगर किसी को कहा तो तुम्हारी बच्ची के साथ भी यही काम हम करेंगे और तुम्हारे पति को जान से मार देंगे। तो वो जो चौकीदार है वो भी इसको बाहर निकाल करके छोड़ देता है कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमारे साथ भी मारपीट हुआ, हमें भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे। वो डर से उनको बाहर निकाल देता है। वहां से ये किसी भी प्रकार से कर करके जो है रोड पे आते हैं, मेन रोड पे, जहां पे डायल 112 हमेशा खड़ी रहती है। डायल 112 इनसे रिक्वेस्ट करती है कि हमें कहीं पहुंचा दीजिए। तो वो महिला को, जिनको अस्पताल ले जाना चाहिए या थाना ले जाना चाहिए, डायल 112 भी गलती वहां करती है और उनके परिजन को संपर्क करके उससे नंबर लेकर के उसके घर पहुंचाने का काम करती है। ये महिला इतना गंभीर रूप से घायल थी, इसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अगले दिन उस घर से मगध मेडिकल को जाती है, जहां इनके अन्य परिजन भी भर्ती थे। ये लोग वहां जाती है महिला और बोलती है कि हमारे, वो नहीं बता पाती है क्योंकि उसका पति था नहीं, कोई और वैसा महिला था नहीं जिसको बताए कि मेरे साथ ऐसा घटना भी घटी है। वो लोग जाते हैं, पति आता है, पति को वो बताता है 9 से 10 के बीच में। उसके पति जब सुबह में आते हैं अगले दिन, पति को बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना है। पति दौड़ धूप करने लगता है कि भाई, जानकारी देता है परिजनों को कि मेरे पत्नी के साथ ये घटना घटी है। परिजन आते हैं, परिजन वहां के थाना को फोन करते हैं, मगध मेडिकल थाना को, कि भाई मेरे परिवार के साथ ऐसा घटना हुआ है, आप आकर के बयान दर्ज कीजिए। वहां के महिला जो अधिकारी हैं, एसआई हैं, वो आती हैं, वो देखते हैं कि उसके पेपर पे फिजिकल असॉल्ट लिख करके भर्ती करवाया गया है। वो बयान दर्ज करने से मना कर देती है कि क्योंकि उसके जो पेपर है उस पे फिजिकल असॉल्ट लिखा हुआ है और ये रेप की बात कर रही है, हम नहीं लेंगे जब तक हमको पीसी नहीं मिलेगा। ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई मेरी पत्नी का ऐसा ऐसा घटना है, आप इसके साथ जो है इसका मेडिकल जांच करवाइए। वो लोग भी मना कर देते हैं कि पुलिस कहाँ है। ये पूरा दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, किसी भी प्रकार से वहां पे जो है मेडिकल भी होती है, सुप्रिंटेंडेंट के सहयोग से शाम में मेडिकल होती है। ये लोग फिर थाना को संपर्क करते हैं, फिर भी थाना जो है कभी मगध मेडिकल थाना वजीरगंज थाना पे टार रही है, वजीरगंज थाना मगध मेडिकल थाना पे टार रही है। किसी भी प्रकार करते करते 3-4 दिनों तक इनका आवेदन नहीं लिया जाता है, इनका बयान नहीं लिया जाता है। अब घटना देखिए, ये लोग फर्जी मुकदमा करते हैं, जो मारपीट करता है उनके द्वारा ही एक फर्जी मुकदमा करवाया जाता है और आरोप ये लगाते हैं कि ये लोग 6 से 7 लोगों की संख्या में हाथ में हथियार लेकर के वहां पे जातिवादी गाना बजा रहे थे, जिसको हम लोग मना करने गए तो ये लोग हमारे ऊपर ईटा पथराव करने का काम किए। आप समझने वाली बात यह है, प्रशासन को भी ये समझने वाली बात थी कि जिसके हाथ में हथियार होगा उसके परिवार के साथ कोई मारपीट कर लेगा, उसके बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर लेगा और वो हथियार लेकर के खड़े रहेंगे? ये हो सकता है कभी? बीएनएस की धारा कहती है कि कोई भी आवेदन आए, जब तक उस पे जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, सत्यापन नहीं होगी, आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने अपराधियों को बचाने के लिए केवल उनका कांड संख्या 358/25 पहले दर्ज किया जाता है। उसके बाद 7 तारीख की रात्रि में ये लोग भाग दौड़ करते हैं केस करने के लिए, तो प्रशासन आती भी है वजीरगंज थाना से, तो केवल इसके ससुर के बयान को आधार बना करके 361/25 कांड संख्या दर्ज करता है, लेकिन महिला के बयान को कहीं जो है उसमें ये नहीं किया जाता है, दर्ज नहीं किया जाता है एफआईआर में। हम लोगों तक जानकारी आती है कि हमारे साथ इतना बड़ा घटना हुआ, भीम आर्मी के लोगों तक जानकारी आती है, वहां के लोग हमें फोन करते हैं, हम अपने टीम के साथ वहां पे 10 तारीख को जाते हैं। वहां के विवरण सुनने के बाद हमें लगता है कि इसमें जो है डीएसपी से लेकर के थाना प्रभारी तक की इन्वॉल्वमेंट है और इन सभी की मिलीभगत से ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। तब हमने डायरेक्ट जो है एसपी साहब को फोन किया और पूरे घटना की जानकारी दी और बोला कि अगर आपने इसमें तत्काल महिला के बयान को दर्ज करके एफआईआर नहीं किया तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। तब जाकर के एसएसपी साहब हरकत में आते हैं,
डीएसपी साहब को भेजते हैं, डीएसपी साहब आते हैं, बयान दर्ज करते हैं, महिला के फॉरेंसिक जांच के लिए जो कपड़ा पहन रखी थी उसको ले जाने का काम करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दुष्कर्म जैसे मामला में 24 घंटा के अंदर जो है मेडिकल होना चाहिए, फॉरेंसिक जांच होना चाहिए, घटनास्थल जहां पे किया गया है वहां पे एफएसएल का टीम जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। यहीं पे से सवाल खड़ा होता है प्रशासन पे कि क्या प्रशासन के बिना सहयोग के साथ ये घटना हुई है। और ये प्रशासन का लापरवाही नहीं, बराबर का हिस्सेदार है इस अपराध में। इसलिए एसएसपी साहब से भी मिलकर के हम लोगों ने जो है आवेदन दिया और ये रिक्वेस्ट किया कि भाई इसमें जितने अधिकारियों की भी संलिप्तता है उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। खास करके वहां के जो थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर तो एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबित होना चाहिए और साथ ही साथ उन पे संलिप्त धाराओं में, बराबर के धाराओं में उन पे भी एफआईआर होना चाहिए। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया, सारी बात हुई। हम लोग 10 तारीख को, क्योंकि वहां के कुछ लोगों के द्वारा जो जातिवादी मानसिकता रखते हैं, जो अपराधियों के स्वजातीय लोग हैं, कुछ लोगों के द्वारा, सभी नहीं, क्योंकि हम जब गए थे उन परिवार से मिलने तो हमारे साथ सभी समुदाय के, सभी जात के लोग हमारे साथ थे। यादव समाज के लोग हमारे साथ गए थे उस स्थल पे, उस पीड़ित परिवार से मिलने। लेकिन जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध हैं, जो जातिवादी मानसिकता से पीड़ित हैं, उनके द्वारा वहां पे इसको जातिवादी रंग देने का काम किया जा रहा है। वहां पे जो है इसको उन अपराधियों को बचाने के लिए, लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन लोगों के द्वारा ही वहां पे हमारे खिलाफ भी जो है बयानबाजी किया जा रहा है कि भीम आर्मी के लोग आकर के यहाँ पे दंगा करवाना चाहते हैं। हम लोग केवल वहां पे इसलिए गए थे कि परिवार को यह एहसास हो कि समाज के लोग उनके साथ खड़ा हैं, वो हिम्मत ना हारे। साथ ही पूरी जानकारी भी हम तक पहुंचे। और आपको पता होगा कि जहां भी बड़ा नेता जाएंगे उनके कार्यकर्ता और समर्थक जाएंगे ही। क्या तेजस्वी यादव जाते हैं तो काफिला के साथ नहीं जाते हैं? क्या चिराग पासवान जाते हैं तो उनका काफिला उनके साथ नहीं जाता है? कोई भी नेता हो, जब वो जाते हैं तो उनका समर्थक, उनका कार्यकर्ता उनके साथ जाता ही जाता है। तो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष गए थे तो क्या उनका समर्थक गया? बताइए कि क्या हम लोग वहां गए तो नारेबाजी किए, हुड़दंगा किए, क्या किसी जाति विशेष के नाम लेकर के गाली गलौज किए, क्या वहां पे जाकर के किसी समुदाय के खिलाफ बयानबाजी किए? किसी भी प्रकार का अगर कोई भी साक्ष्य आपको मिलता है तो आप हम पे एफआईआर दर्ज करवाइए, आप हमारे नेता पे एफआईआर दर्ज करवाइए। हम जो है सभी के समक्ष आकर के माफी मांगने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं किया गया। यहाँ तक हम लोगों ने किया कि केवल एक पद से मिलकर के नहीं आया, क्योंकि मुकदमा दूसरे तरफ से भी दर्ज किया गया था, तो दूसरे पद से भी मिला। उसका तमाम साक्ष्य हमारे पास है, वीडियो है, वहां की महिलाएं हमसे बात की है, वहां के बुजुर्ग हमसे बात किए हैं, वो सभी जो है वीडियो फुटेज आज भी मीडिया में चल रही है। तो किस आधार पे आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, हमारे संगठन पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं? अरे वहां के मुखिया तो हमें कह रहे हैं कि आप परसों 500 लोगों को लेकर के आइए। क्यों लेकर के आए? हम भी 500 लोगों को लेकर के आएंगे। क्यों लेकर के आप आना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? वहां पे हुड़दंगा करना चाहते हैं, दंगा भड़काना तो आप चाहते हैं ऐसे बात करके। हमारी मानसिकता एकदम सीधा था कि परिवार को न्याय मिले, जो भी अपराधी होंगे उनको सजा मिले, और इसमें जो वहां के अधिकारी की संलिप्तता है उन पे भी कार्रवाई हो। हमारा पूर्ण रूप से उद्देश्य हमारा यही था। आज भी वहां के लोगों के द्वारा हमें धमकी दिया जा रहा है। वहां के जो सरपंच है वो वहां के समाज में जा जाकर ये बताने का काम कर रहे हैं कि देखो कैसे पासवान लोग एक होकर के यहाँ पे फंसाने का काम कर रहे हैं। अरे हम लोगों ने क्या किया? केवल वहां पे पासवान मिलने गया है? पूरे समाज के लोग गए हैं, जो संविधान में यकीन रखते हैं, जो न्याय में यकीन रखते हैं, जो समता समानता बंधुता में यकीन रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि ऐसे अपराध किसी और बहन बेटी के साथ ना घटे, वो सभी वहां गए थे। किसी जात के लोग वहां नहीं गए थे, वहां गया जिला के तमाम वो लोग गए थे जो सामाजिक के लोग हैं। और वहां पे ये भी किया गया कि हम जाने से पहले एसएसपी साहब को फोन किए
कि हम वहां पे जाने वाले हैं, हमारे नेता जाने वाले हैं, आप सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए स्कॉट करने का काम करें, आप अपना प्रशासन के कुछ लोगों को भेजने का काम करें। लेकिन वहां से जो हमें नंबर मिला डीएसपी साहब का, लाइन डीएसपी का, उनसे भी हमने संपर्क किया। उन्होंने कहा थाना को बोलिए, थाना को भी हमने सूचना दिया। थाना अगले दिन तक, जिस दिन हम लोग जा रहे थे उस दिन तक कह रहा है कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, हम खुद आ रहे हैं, लेकिन वो वहां नहीं आए। 1.5 घंटा के बाद वहां आते हैं। आप बताइए, हम लोगों का अगर गलत मानसिकता होता तो क्या हम सूचना देकर जाते? क्या हमारे हाथों में लाठी डंडा नहीं होते? इस प्रकार का कोई नहीं है। वहां पे आप जातीय दंगा भड़काने का काम आप कर रहे हैं, ऐसा मानसिकता नहीं रखें। बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग हैं, किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी के साथ भी घटना होता है, भीम आर्मी के लोग उन गरीब के साथ, मजलूमों के साथ, उस पीड़िता के साथ, पीड़ितों के साथ, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का काम करता है, और ये हमेशा से करता रहा है। आप सभी को अगर जानकारी नहीं हो तो एक जानकारी हम देने का काम करेंगे कि आरा में नरसंहार हुआ था यादवों का। 5 लोगों पे गोली चलाया गया था, तथाकथित कहे जाने वाले सवर्णों के द्वारा। वहां पे जाकर के भीम आर्मी न्याय लड़ने का काम किया, न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, जब इनका जात के आधार पे राजनीति करने वाले कोई लोग वहां नहीं गए थे, कोई नेता नहीं गया था। तो समझिए, हम लोग क्या केवल एक जात के लिए लड़ने वाले लोग हैं? पालीगंज में, पटना में यादव परिवार पे हमला हुआ, सबसे पहले वहां पे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष पीएमसीएच में पहुंचते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो क्या हम लोग केवल एक जाति विशेष के लोग हैं? क्या हम लोगों का ये उद्देश्य है दंगा करवाने का? ये बात बार बार जो लाया जा रहा है, हमारे साथ भी बात हुई, उस रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें भी आप यही सुने होंगे। कल जो वहां के लोगों के द्वारा पीसी किया गया, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि इनकी मानसिकता जो है दंगा भड़काने की थी। हम बार बार बोल रहे हैं, हमारी मानसिकता केवल ये है वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित हो, परिवार को न्याय मिले, वो जो भी अपराधी हो, किसी भी जात का हो, उसको सजा मिले, संवैधानिक तरीके से सजा मिले, और अधिकारियों को जिसकी लापरवाही के वजह से ये घटना घटी है, जिसकी अपराधियों के संरक्षण के वजह से ये घटना, बड़ी घटना घटी है, उसमें अपराधियों को भी बराबर का सजा मिले। और एसपी साहब से हम आखिरी बार यह रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि मिल करके भी उनसे किया है और आपके माध्यम से भी करना चाहेंगे कि आखिरी 7 दिन जो आपको दिया गया है, इस बीच में अगर हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है, उन अधिकारियों को आप सस्पेंड नहीं करते हैं, और जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनको आप तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं। डीएसपी साहब जो आवेदन लिए हैं, बयान लिए हैं महिला के, उस बयान में देखिए क्या गड़बड़ी किया गया है कि एक धारा में एफआईआर दर्ज किया गया है 70 के 1 में। वो महिला एससी एसटी से आती है, उस महिला के साथ उसके जात के आधार पे शोषण हुआ है, आपने एससी एसटी एक्ट नहीं लगाया, उसके साथ मारपीट हुआ है, आज भी वो महिला इलाजरत है, उसमें आप 109 नहीं लगाए हैं। उस महिला को धमकी दिया गया है, उसमें आप धमकी का मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। ये क्या दोगलापन है? क्या इस देश में गरीबों के लिए अलग से कानून व्यवस्था है? क्या बीएनएस का धारा अलग से बनाया गया है वंचित शोषित समाज के लिए? क्या दलितों के लिए अलग से कानून व्यवस्था बनाया गया है? बीएनएस का धारा अलग से लगाया जाएगा? ये सवाल है हमारा एसएसपी साहब से। आप ऐसे अधिकारियों पे भी नकेल कसे, नहीं तो भीम आर्मी बाध्य होगी सड़क पर उतरने के लिए। और ये इस बार जो है कोई बर्दाश्त नहीं होगा एसपी साहब, कोई बर्दाश्त नहीं होगा। और उन अपराधियों से भी हम कहेंगे, और वो जो धमकी देने वाले लोग हैं, भाई आपको बात करना है तो सामने आकर के बात कर लीजिए, मिल बैठ कर के बात करेंगे। हम लोग एक जगह के रहने वाले लोग हैं, एक समाज के लोग हैं। आप जब आपको लगता है आप हमको आह्वान कीजिए, हम लोग एक साथ बैठ करके बात करेंगे। लेकिन ये जाति आधारित जो है संरक्षण देने वाला काम न करे, ये जातिवादी मानसिकता फैलाने वाले काम नहीं करें। हम लोग सभी की लड़ाई लड़ते हैं और सभी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप पे भी कोई आघात होगा, आपके साथ भी कोई घटना होगा, तब भी भीम आर्मी के लोग, ये नीला पट्टे वाले लोग आपके साथ, आपके परिवार के साथ खड़े होंगे। मेरा एक सवाल है कि इस पर प्रशासन अब तक कहां तक पहुंच पाई है? कोई एक भी गिरफ्तारी हुई है या नहीं? इसमें जो है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि फर्जी मुकदमा भी दर्ज किया गया है दूसरे पक्ष के द्वारा, दोनों मामला में कांड संख्या 358/25 और 361/25 केवल दिखाने मात्र के लिए एक लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई ऐसा जानकारी नहीं है कि किसी और व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई हो या कोई भी ऐसा कार्रवाई किया जा रहा हो। अपने 2 गंभीर आरोप लगाया है। पहला कि प्रशासन का संलिप्तता है, बिल्कुल। दूसरा कि पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म हुआ।
जी जिसके न्याय के लिए आप खड़े हुए जी। और आपके ऊपर जो है कि देशद्रोह मतलब हमारे संगठन को गाली गलौज किया जा रहा है। इसको लेकर के अब हम जो है एफआईआर करेंगे। इसकी सूचना हमने पहले ही एसएसपी साहब को दे दिया था। एसएसपी साहब ने कहा कि आप ऑडियो भेजिए, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ के अधिकारियों पे हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हम लिखित आवेदन देकर के एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अभी भीम आर्मी किस तरह की सहायता करेगी पीड़ित परिवार को? पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, उनको जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और ये बहुत जल्द होना चाहिए। सभी की गिरफ्तारी के लिए जो समय दिया गया है प्रशासन को, यहाँ के जिला प्रशासन को, अगर वो तय समय पे सभी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भीम आर्मी तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ सड़क पर उतरने का काम करेगी। पूरा परिचय। मेरा नाम सौरभ राज हुआ और वर्तमान में भीम आर्मी का गया जिलाध्यक्ष।